नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। स्वास्थ्य लाभ के बाद अब आप एक्टिव होने लगे हैं। कैसा स्वास्थ्य है और किस तरह से एक्टिव हो रहे हैं? सबसे नहीं, पहले स्वास्थ्य ठीक है और कार्यक्रमों में मैंने जाना शुरू किया है। भगवान की दया से सब ठीक जी, अब बीमार रहे काफ़ी लोगों ने आपके है। स्वास्थ्य के हाँ, लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना की है। आप लगातार अब एक्टिविटीज़ में शामिल हो रहे हैं, तो किस-किस तरह के सब कार्यक्रम बन रहे हैं आगे अब मैं आपके? पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज पूरी तरह स्वस्थ हूँ। अब अभी मुझे लगा कि तत्काल जैसे राज्य में डेंगू की हालत बढ़ती जा रही है और उसके कारण तमाम लोग परेशान हैं। सरकार के पास काफ़ी दबाव है, हॉस्पिटल पूरी तरह भरे हुए हैं। तमाम मीडिया के माध्यम से जो खबरें मिल रही हैं, हमको लगा कि इसलिए सामाजिक दायित्व है उसको निभाना चाहिए। और दो चीज़ें जो मैं बहुत मेरी लाइफ में फोकस्ड रही हैं, वो एक तो रक्तदान जी। और दूसरा वृक्षारोपण। हुँ। दोनों से मेरा एक दूसरे तरह से और अलग तरह की फीलिंग है कि जो मुझे लगता है कि सामाजिक स्तर पर जिन काम को होना चाहिए, समाज की ताकत अगर लग जाती है, समाज अगर सचेत हो जाता है, तो ये समस्याएं बहुत छोटी हो जाती हुँ। हैं। आज मैंने रक्तदान शिविर का शुरुआत की है और आने वाले 13 तारीख तक अभी तक 9-10 जगह से लोगों ने संपर्क साधा है। लगभग 9 जगह और कैंप हमारे ब्लड के जो कैंप हैं, रक्तदान शिविर हैं, हमारे 13 तारीख तक लगेंगे। ये और लोग भी संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि संख्या बढ़ भी जाए। और ये सीधे जनता से, जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, रक्तदान भी और पर्यावरण को लेकर के भी लगातार आप इसमें एक्टिव ये रहे देखिए, हैं। ये बहुत सरल भी है, हुँ। थोड़ा सोचने वाली बात है कि भाई क्या मैं किसी के जीवन में के जीवन को बचाने के लिए योगदान कर सकता हूँ। तो इतना थोड़ा-सा अगर फीलिंग आती है लोगों में तो लोग आते हैं। मैंने देखा कि आज जैसे यहाँ पर ये जो शिविर लगा था और जिस रुचि से जितना भीड़ यहाँ पर आज युवाओं की दिखी, इवन महिलाएँ भी, कई महिलाएँ बड़ी संख्या में सामने आई हैं। हुँ। तो मुझे लगता है कि समाज के सामने जब हम कोई बात लेकर जाते हैं, जेन्युइन कॉज़ को लेकर जाते हैं, तो लोग उसमें बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं और ये समस्या बहुत छोटी हो जाती है। हमारे यहाँ एक बड़ी कहावत है कि दुःख अगर बाँटो तो दुःख बाँट के घट जाता है, घट जाता है। सुख बाँटो तो बढ़ जाता है। तो हम दुःख भी बाँट रहे हैं, वो खुशी भी बाँट रहे हैं। खुशी भी बाँट रहे कुछ राजनीतिक गतिविधियों में भी शामिल हो रहे हैं सब, चुनाव की हैं। हाँ, है बिल्कुल। तैयारी, लोकसभा चुनाव की। देखिए, राजनीतिक कार्यक्रमों में तो निकलना शुरू हुआ है। जी। सभी तरह के कार्यक्रमों में निकलेंगे, राजनीतिक कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है, चैरिटी से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, निश्चित रूप से सब जगह। अपने चुनाव की भी तैयारी कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। देखिए, हम लोग तो पार्टी के लिए तैयारी करते हैं। हमारी जो 5 लोकसभा सीटें हैं उत्तराखंड की, वो कैसे पहले से भी बेहतर तरीके से निकले, हुँ। बेहतर बहुमत के साथ निकले, तो उसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की आपकी तैयारी को लेकर के चर्चा रहती है, सवाल मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहा जा रहा है कि हरिद्वार से आप तैयारी कर रहे हैं या फिर पौड़ी से भी चुनाव लड़ने की इच्छा, तो कहाँ से चुनाव लड़ने की इच्छा है लोकसभा की? मैंने कहा ना कि हम तो पार्टी जीतकर फिर दिल्ली पहुंचे, हुँ। 500 लोकसभा सीट फिर भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी में जाए, चाहे वो हरिद्वार हो, टिहरी, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा या फिर नैनीताल हो। हम तो सबके लिए प्रयास करते हैं, लंबे समय से सामाजिक जीवन है, राजनीतिक जीवन है, सभी जगह कार्यकर्ताओं से संबंध है, पब्लिक से टच है। तो हम तो सबको यही कहेंगे कि भाई एक बार फिर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बननी चाहिए, ताकि देश की जो विकास की गति है और तेज हो सके। अगर आपको चुनाव लड़ने के लिए पार्टी कहती है, तो कहाँ से प्रेफ़र करेंगे? हरिद्वार से, या लोकसभा से, या फिर
पौड़ी लोकसभा से। एक बार तो आपने अल्मोड़ा के लिए भी बोल दिया था कि मैं कहीं से भी लड़ लूं, हालांकि वो रिजर्व सीट है, आपने मजाक में कह दिया था। तो कहाँ से प्रेफर करेंगे आप, हरिद्वार या पौड़ी? नहीं, मेरे लिए तो सब एक जैसी है। जी। और जहाँ से पार्टी सोचेगी, पार्टी को विचार करना है, पार्टी जो भी निर्णय करेगी उसके हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ काम कोई बात हुई अभी पार्टी से चुनाव को, नहीं। टिकट नहीं, को लेकर के? पार्टी को तो हमने ये कहा कि भाई 5 सीटें आ रही हैं, 5 सीटें जीतनी हैं, तो इस हिसाब से हम लोग प्रयास। इन्वेस्टर्स मीट होने जा रही है, दिसंबर में तय किया गया है। आपने भी 2018 में इन्वेस्टर्स मीट की गई थी, करीब 1.25 करोड़ के उसमें एमओयू हुए थे, काफ़ी कुछ धरातल पे भी उतरे। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे कि नया मॉड्यूल है तो किस तरह से हम क्या लोगों चीज़ों ने का जब ध्यान में रखा जाएगी? डेस्टिनेशन उत्तराखंड के नाम से हम लोगों ने इन्वेस्टर मीट किया था, जी। और उसके लगभग 1 साल के बाद कोरोना का समय शुरू हो गया। उसके बावजूद भी लगभग 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो ग्राउंड हो गया, लगभग 1.25 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे, इसमें 40,000 करोड़ रुपया ग्राउंड हो गया था 4 वर्षों में, कोरोना के बावजूद भी। जी। तो एक अच्छा रिजल्ट था, वो अच्छा परिणाम था। और मैं समझता हूँ कि इस बार जो इन्वेस्टर समिट हो रही है यहाँ पर, उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बयान पढ़ रहा था कि 2.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य रखा गया है लक्ष्य रखा एमओयू गया से। है, जी। तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने, आज मैं पढ़ रहा था कि लैंड बैंक भी बहुत बड़ा 6,000 एकड़ के 6,000 करीब। जी। एकड़ का लैंड बैंक तैयार किया है। बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री यहाँ पर आना चाहती है। और उससे हमारे लोगों के, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, इंडस्ट्री में हर तरह का रोजगार मिलता है। कम पढ़े लिखे हैं उनको भी मिलता है, पढ़े लिखे हैं उनको भी मिलता है, जो टेक्निकल हैं उनको भी मिलता है। तो तमाम तरह की रोजगार की संभावनाएं उद्योग में होती हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर हो रहा है, तो उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। और इन्वेस्टर यहाँ पर आए हैं, इसके लिए दोस्ताना माहौल उत्तराखंड में बने, प्रयास हमारे ओर से। आपकी सरकार के इन्वेस्टर्स मीट में जब हुआ था तो कुछ ऐसा लगा है कि कुछ चूक या कुछ कमियां रह गई होंगी जिसको इसमें अब ध्यान रखने की, या कुछ पॉइंट्स कुछ ऐसे होंगे जो इसमें ध्यान रखे जाने की ज्यादा जरूरत ऐसा होगी? कुछ नहीं है, जरूरत इस बात की है कि फॉलो अप हो। हम्म। और हमने तमाम संशोधन उसमें और किए थे अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। जी। और जो एक हमने कोशिश करी कि जो बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अंग्रेजी में टर्म है, तो हमने उस तरह की कोशिश की, उनसे इंडस्ट्री ने हमारे यहाँ आना किया। और यहाँ तक कि अगर हमारे उत्तराखंड की जो फार्मा इंडस्ट्री है, लगभग देश की 20% उत्पादन उत्तराखंड में होता है। 20% के निर्यातक उत्तराखंड है, 40% का गुजरात है, और बाकी 40% में पूरा देश है। तो उसमें हमने कुछ जो उनके साथ जो फार्मा इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ बातचीत करके, उनसे उनकी समस्याओं को सुन करके, और हैंड टू हैंड वहीं पर यस नो, मसूरी में कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहीं पर यस नो करके कर दिया। अब आप देखिए कि फिल्म के क्षेत्र में जी। आज उत्तराखंड शूटिंग के लिए हब बना है। तमाम बॉलीवुड फिल्में, सॉरी बॉलीवुड फिल्में यहाँ पर शूट हो रही हैं, बड़े बड़े निर्माता निर्देशक यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक सरलता एक उनके लिए कर दी। पर्यटन के क्षेत्र में भाई, पर्यटन को हमने उद्योग का दर्जा दे दिया, उसके कारण जो उद्योग की जो सुविधाएं, वो पर्यटन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सुविधाएं मिली, तो पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम इन्वेस्टर को अपनी ओर कैसे लुभा सकते हैं, क्योंकि उसके पास तो दुनिया जहाँ है उसमें लगातार फॉलो अप भी बहुत जरूरी होगा। कहीं भी जाकर के उसके पास ऑफर है, देश में ही उसके पास ऑफर है, बाहर भी ऑफर है। जी। तो हम उसको एक माहौल दें कि भाई, एक तो मेन चीज है कि कानून व्यवस्था, वो एक माहौल हमको एक अच्छा देना पड़ेगा। लैंड हमारे यहाँ अच्छा है, ये हमको बताना पड़ेगा। हमारे पास जो युवा शक्ति है, पढ़ी लिखी युवा शक्ति है, और कंस्ट्रक्टिव है। सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड की युवा शक्ति डिस्ट्रक्टिव नहीं है, कंस्ट्रक्टिव है, वो कुछ करना चाहती है। वो एक तरह से एक अच्छी युवा शक्ति जो एक उद्योग को चाहिए, वो हमारे पास है। उनको समझाने वाली बात है
और मेन चीज़ है कि जो एमओयू हो जाते हैं जी। उसका फॉलो बहुत बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। उसके लिए बहुत ही डिवोटेड और जो स्टेट के प्रति जिन लोगों की कमिटमेंट है, स्टेट के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर उसको आगे चलाते हैं, इसको फॉलो करते हैं, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के उत्तराखंड का अगर हम वातावरण देखें तो अनुकूल है। यूसीसी को लेकर के क्या कहेंगे? यूसीसी में राज्य देश में पहला राज्य बनने जा रहा है। देखिए अभी तो यूसीसी चर्चा में है। आपने भी इस बात को कहा था जब सीएम रहते हुए, आपने भी इस मुद्दे को तो उठाया। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडे का हिस्सा जी। है। हम समान कानून देश के लिए होना चाहिए और जो तमाम देश को आगे बढ़ाना है तो सब लोगों को उसमें योगदान होना चाहिए और कुछ चीज़ें समान रूप से होना चाहिए। तो वो चीज़ें उसमें मंथन चल रहा है और मुझे लगता है कि मंथन चल रहा है तो उसमें से अच्छा कुछ निकल कर। सर, आपको लगता है कि यूसीसी को लेकर के एक जो बात रहती है आमतौर पर समाज में कि क्या जो सभी की धार्मिक मान्यताएं हैं वो बरकरार रहेंगी, या ये मैसेज स्पष्ट हो पा रहा है समाज में, या कहीं अभी भ्रम की स्थिति है इसको लेकर के, या कहीं किसी स्तर से भ्रम किया जा रहा है? जहाँ तक पूजा पद्धति का सवाल है जी, उसका इससे कोई संबंध नहीं। कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, चर्च में जाता है, या बुद्धिस्ट अपने मठों में जाते हैं, और कुछ ऐसे जो नहीं जाते, वो मानते ही नहीं है। बिल्कुल, ना वो खुदा को मानते हैं ना वो भगवान को बिल्कुल, मानते हैं, किसी को मानते ही नहीं है, तो निराकार है, मानते नहीं किसी को। कोई साकार ब्रह्म की पूजा करता है, कोई निराकार की पूजा करता है। तो भारत में तो सबको छूट है और उससे यूसीसी का कोई भी तनिक भी संबंध नहीं। संबंध किस बात से है कि भाई 3 तलाक वाला मुद्दा है, भाई नहीं होना चाहिए, नारी के प्रति अत्याचार है, ऑलरेडी पहले ही कानून बन चुका है ना। और जो फैमिली प्लानिंग है एक नेशनल इशू है, और ये भी एक डिबेट का इशू है वैसे। तो लोग कहते हैं कि भाई जिन देशों ने इन चीजों पे रोक लगाई है, लेकिन फिर भी एक ऐसा जरूर होना चाहिए कि भाई एक 2 बच्चे 3 बच्चे तो ये जरूर होना चाहिए। और हमने देखा धार्मिक चीजों को अगर अलग भी रख दें तो व्यवहारिकता में बहुत लोग अब ज्यादा बच्चों की तरफ नहीं जा रहे हैं, कम बच्चे रख रहे हैं। व्यवहारिकता में समाज में है ऐसा। समाज में ऐसा जी। जो भी लोग समझदार हैं, इस चीज को समझते हैं, अब कोई जाहिल किस्म के लोग हैं उनकी समझ में नहीं आता, तो उसमें कोई क्या कर लेगा, उसके अपने हिसाब से उसकी बातचीत उसका तर्क रखते हैं जी। मैं समझता हूँ कि कोशिश ऐसे कि जो हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक जो पहचान है, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उससे इसका कुछ भी लेना देना नहीं। और भारत ये जरूर है कि ये अभी लंबी बहस का विषय है, क्योंकि भारत विविधताओं से भरा है। हम इसको हिंदू मुस्लिम न देखें जी। हमारे यहाँ तमाम ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, बिल्कुल है, उनकी अपनी मान्यता है जी। और अगर वो उनकी संख्या अगर 5 लाख है तो 5 लाख में हो सकता है कि उनकी 50 तरह की उनकी मान्यताएं होंगी, उनका पूजा पद्धति का तरीका होगा, मान्यताएं होंगी, वो बिल्कुल भिन्न भिन्न तरह की है। तो भारत बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, कमेटी बना दी गई है इसका आकलन और रिजर्वेशन के लिए, किस तरह से देखते हैं, होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, क्या इसके पीछे तर्क है? देखिए ये तो होना चाहिए, नहीं तो देश के ऊपर इतना बड़ा बर्डन होता है, पैसे का बर्डन होता है, तमाम जो समय है, कई महीने साल में इलेक्शन में निकल जाते हैं, बहुत बड़ी ऊर्जा लगती है, जो ऊर्जा देश के डेवलपमेंट में लगनी चाहिए वो इलेक्शन में लगती है। तो ये चीजें होनी चाहिए। और देश में ऐसा था कि 1952 से और 1967 तक इवन पंचायत के चुनाव भी साथ साथ हुए, तो ये हो जाए तो बहुत समय हमारा बचेगा। आज समय की सबसे बड़ी अगर कीमत है, वैल्यू है, तो समय की। उस समय को हम देश को आगे बढ़ाने के लिए लगा सकते हैं, और जो ऊर्जा हमारी चुनाव में लग रही है उसको भी हम देश के डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए उसमें उसका योगदान कर सकते हैं। कांग्रेस खड़गे को न लेने को लेकर के नाराजगी जाहिर कर रही है कि गुलाम नबी आजाद को ले लिया, खड़गे को नहीं लिया। आपको लगता है विपक्ष इस मामले में साथ में आएगा? विपक्ष को विरोध करना है ना जी। हमारी कई लोगों से मेरी बातचीत हुई,
क्योंकि ये बहस आज की नहीं है कि अभी ये 2 महीना, 4 महीना या 5 साल से हो रही है, उससे पहले से ये इशू है। और व्यक्तिगत जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हर कोई ये कहता है कि हाँ, ये होना चाहिए, हर कोई कहता है। अब पॉलिटिकल कारणों से किसी को हो सकता है, कुछ लगता है, क्योंकि जब ये होगा तो किसी न किसी को त्याग बलिदान देना पड़ेगा, तब ये चीज लागू होगी। माना राज्यों में सरकारें हैं, अभी चुनाव हुए हैं जी, तो एक साथ चुनाव होना है तो वहां भी चुनाव होगा जी। तो आपको लगता है कि अब लोग उसमें रखे हैं, आपको लगता है कि जो राज्यों में सरकारें, चाहे किसी की भी है, कांग्रेस की है, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की भी है, तो वो जो भी सरकारें, उनको तैयार रहना चाहिए कि अगर ये लागू होता है तो फिर वो त्याग करना पड़ेगा राज्य सरकारों को। भारी सुधार है जी, अगर वो चाहते हैं तो किसी को भी, ऐसा थोड़ी कि भाजपा बच जाएगी उसमें, तो जो भी होगा बिल्कुल उसको करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए त्याग करने के लिए भी लोगों को मानसिकता तैयार होनी चाहिए, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि देश का मानस ऐसा बने, पब्लिक का मानस ऐसा बने, और पब्लिक का मानस जब बन जाएगा तो फिर पब्लिक के मानस के खिलाफ कोई भी दल नहीं जा सकता। अगर उसको देश की राजनीति में, इस लोकतंत्र में जिंदा रहना है तो ये पब्लिक की वॉइस उठनी चाहिए। आम आदमी कहे हाँ भाई, देश के अनहित हो रहा है, इसमें हम देश के हित चाहते हैं, देश की भलाई चाहते हैं, और इसलिए एक राष्ट्र, एक चुनाव, ये जरूरी है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि पब्लिक को अवेयर किया जाए, पब्लिक को एजुकेट किया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पब्लिक को अवेयर करने की इस मुहिम में एक चुनाव, अभी के चुनाव वैसी जो वर्तमान पद्धति है उस पर हो, उसके आगे आने वाले दिनों में फिर से देखा जाए। देखो, ये बहुत बड़ा निर्णय है और ये अभी बहस में आया है जी, इस पर बहस चलेगी और जब अनुकूल लगेगा इसके तमाम पहलू सामने आएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।